हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में मन से लगे होंगे। दोस्तों, अब हम आ गए हैं किस पे, लेक्चर नंबर 6 पे, जियोग्राफी के लेक्चर नंबर 6 पे। इसमें क्या है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे इसमें महाद्वीप के बारे में। ओके, अब महाद्वीप के बारे में देखते हैं हम क्या क्या है डिटेल से। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले क्या है, पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। ओके ठीक है, एग्जाम के लिए नो इम्पोर्टेंस। पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। यानी कि अगर पृथ्वी को 100% मान लिया जाए तो इसमें से 30% क्या है, महाद्वीप है, 70% जल है। बट अभी मैं जैसे बता रहा हूँ ऐसे नहीं है, कैसे अभी मैं बताऊंगा आपको। बट ये मान लीजिए अगर ये पूरा 100 है, 100 में से 30 ये है महाद्वीप है और 70 जल है। आगे बढ़ते हैं। तकनीक क्रिया से अलग हुए, ठीक है, ये कैसी क्रिया है अभी हम देखेंगे आगे। आगे देखिए, संपूर्ण पृथ्वी का स्थल क्षेत्र 7 महाद्वीपों में बटा है। यानी कि कितने महाद्वीप है, टोटल 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप कौन कौन से, पहला एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया। तो ये है दोस्तों हमारे क्या, 7 महाद्वीप। तो ध्यान दीजिएगा, ये 7 महाद्वीप है हमारे पूरे पृथ्वी पे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। कितने महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। और कितने एरिया पे महाद्वीप है, वो है 29 से 30% एरिया पे। ओके चलिए, यहाँ तक अभी हमारे एग्जाम के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये देख लीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत एक जर्मन मौसम विज्ञानी, ध्रुवीय अन्वेषक, खगोल शास्त्री और भूवैज्ञानिक जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर ने दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है ये दिए हैं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। कौन दिए हैं, अल्फ्रेड वेगनर। दोस्तों, सिद्धांत भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। तो जियोग्राफी में ऐसे सिद्धांत इंपॉर्टेंट रहते हैं, और खास करके महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत तो दोस्तों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। तो ध्यान दीजिएगा, किसने दिया है ये सिद्धांत, अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने, अल्फ्रेड वेगनर ने। इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़िए, आगे क्या है, उन्हें वास्तव में महाद्वीपीय बहाव के जनक के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में या तो ये पूछ सकता है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया है, या फिर महाद्वीपीय बहाव के जनक किसे कहा गया है, मतलब किसे कहा जाता है, तो वो है अल्फ्रेड वेगनर। ओके चलिए, इसका मतलब क्या है दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन यानी कि अगर हमारा ये इतना बड़ा पृथ्वी है तो उस पर जितने महाद्वीप है वो एक जगह पे पहले थे, और वहां से अब हट करके अलग अलग दिशाओं में समय के मतलब कई लाख वर्षों के बाद चलते चलते वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच गए हैं। तो उन्हीं को बोल रहे हैं ये महाद्वीपीय विस्थापन। तो ध्यान दीजिएगा, ये अभी हम छोटा सा आपको हिस्सा बताए हैं। तो ये सिद्धांत दिए हैं अल्फ्रेड वेगनर ने। अभी देखेंगे हम डिटेल से, आगे देखिए। यहाँ पे देखिए, महासागरीय तल पर महाद्वीपों की गति को महाद्वीपीय विस्थापन के रूप में जाना जाता है। इस बहाव की प्रक्रिया को पूरा करने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। हमने बताया दोस्तों ना कि ये लाखों वर्ष में होते हैं। क्या होते हैं, महासागरीय तल पे, यानी कि अगर ये महासागर है यहाँ से यहाँ तक, तो इस पे जो द्वीप है, महाद्वीप, ये यहाँ से धीरे धीरे लाखों वर्षों में यहाँ से अगर यहाँ पहुँच जाते हैं तो उन्हें ही बोलते हैं हम क्या, महाद्वीपीय विस्थापन। विस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। आगे बढ़ते हैं। वेगनर के अनुसार कार्बनी ये क्या लिखा है, कार्बनीफेरस युग में सभी महाद्वीपों ने एक महाद्वीपीय द्रव्यमान का निर्माण किया जिसे हम पैंजिया कहा जाता है, जिसका अर्थ संपूर्ण पृथ्वी से है। अभी पढ़ते हैं, हम आपको फिगर से समझाएंगे, अभी यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, यानी कि क्या बता रहा है, सभी महाद्वीप एक जगह थे जिन्हें हम पैंजिया कहते थे। ओके आगे देखते हैं। यह महाद्वीप यह महामहाद्वीप पैंथालासा नामक एक विशाल महासागर से घिरा था, जिसका अर्थ है संपूर्ण जल से है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी ये दोनों देख लिए, अभी आगे और देख लीजिए पहले इसको। ये पैंजिया का उत्तरी भाग लारेशिया और दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड को प्रदर्शित करता है। यानी कि हम जिस बड़े महाद्वीप की बात कर रहे हैं उसे हम पैंजिया कह रहे हैं, और उसके चारों तरफ एक महासागर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पैंथालासा। और इस पैंजिया महाद्वीप में भी हम क्या कह रहे हैं कि उसके उत्तर का जो भाग है वो लारेशिया नाम से है, और जो दक्षिण का भाग है उसका नाम है गोंडवानालैंड। ओके आगे चलते हैं। आगे चलकर पैंजिया का विभाजन हो गया। ओके, जो बड़ा सा पैंजिया था वो टूट गया,
और स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। यह विभाजन दो दिशाओं में प्रवाह के रूप में हुए, उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल के द्वारा हुआ, जबकि पश्चिम की ओर प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ। माना गया है परिणाम स्वरूप महासागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ है। ओके, ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया। आपने अगर कुछ 10% भी समझा है तो ठीक है, बट अगर नहीं समझे हैं तो चलिए, हमने इसमें तो लुसेंट में फिगर नहीं दिया है, बट हम आपको समझाने के लिए फिगर ऐड किए हुए हैं इसमें। ओके, यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए, अभी हमने पढ़ा ना कि एक बहुत बड़ा सा एक महाद्वीप है जिसे हम कह रहे हैं क्या, पेंजिया। देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। ओके, प्रेजेंट टाइम में अभी है ऐसी है ना। अभी देखिए, प्रेजेंट टाइम में हमारी पृथ्वी ऐसी है ना, बट ये ऐसे शुरू से ही नहीं है। ये ऐसे मतलब कई वर्षों के मतलब प्रोसेस के बाद ये ऐसी आज प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाई दे रही है। तो ये पहले कैसी थी हम वो देखते हैं। ओके, देखिए पहले कैसी थी वो। ये जो देखिए जो दोस्तों, ये ब्लू ब्लू है ना, ये पूरा पानी है, पूरा पानी है ये। और बीच में ये महाद्वीप है जो सब एक ही में ज्वाइंट है, सारा महाद्वीप एक ही में ज्वाइंट है, जिसे हम लोग क्या नाम दिए हैं, पेंजिया। क्या नाम दिए हैं, यहाँ पे देख लीजिए, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, पेंजिया, पेंजिया। ओके, तो ये है पेंजिया। इसी में दोस्तों उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब इसी में है, मतलब सारे देश एक ही में थे, ज्वाइंट थे। उसके बाद कई लाखों साल बाद इसमें मतलब अभी हमने नीचे पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, हमने उसमें पढ़ा है कि गुरुत्व बल लगा, प्लवन का सिद्धांत उसमें मतलब काम आया, सूर्य और चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण इनमें धीरे धीरे क्या होता है, फैलाव आता है और ये आपस में टूटते हैं। तो टूटने के बाद क्या होता है, ये देखिए, पहले होता है दो विभाजन। उसमें क्या बोलते हैं, पहले वाले को जो ऊपर का उत्तर का है उसको बोलते हैं लॉरेशिया, और नीचे वाले को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। पहले क्या था, पेंजिया, एक ही में सब ज्वाइंट था। पहले ये दो भागों में टूटा, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर में जो निकला उसको हम लोग नाम दिए लारेशिया, और जो नीचे था उसको हमने नाम दिया गोंडवाना लैंड। ओके, इसको हम लोग क्या बोले हैं, लारेशिया, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, गोंडवाना लैंड। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो इसलिए हम थोड़ा अच्छे से देख रहे हैं इसको। आपको ये चीज़ समझ में होनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि नहीं आता है, ये बात की बात है, बट आप एक ह्यूमन हो, इंसान हो, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया, लॉरेशिया बना, फिर नीचे गोंडवाना लैंड बना। ठीक है, इसके बाद फिर से प्रोसेस चलता रहा धीरे धीरे। उसके बाद ये सब फिर टूटे, यहाँ से टूटा, फिर ये यहाँ से टूटा, फिर ये यहाँ से टूटा। उसके बाद टूटने के बाद ये जब स्वतंत्र हुए तो बहाव के साथ और प्लस जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो ज्वारीय बल लगता है उसके द्वारा मतलब इनके बीचों में मतलब दूरियां बढ़ती गई। देखिए यहाँ से फिर ये सीन होगा, फिर उसके बाद फाइनली आकर के ऐसा अभी प्रेजेंट टाइम में हो गया है। और ऐसा जब हुआ इसमें, तो ये देखिए इसमें अपना भारत कहाँ पे है, ये देखिए पहले यहाँ पे देखिए, इसमें इसमें देखिए भारत पहले अपना यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर इधर आया, और फाइनली आकर के यहाँ पे सट गया, किससे, एशिया से। तो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये हमारे एग्जाम के लिए कि देखिए दोस्तों, ये क्या, ये जो जितना नीला नीला है ये कौन सा सागर है, इसको बोलते हैं पैंथालासा। ये पूरा सागर एक ही सागर जो मतलब कहलाता था, जिसका नाम था पैंथालासा, और ये जो महाद्वीप था ये पेंजिया था। उसके बाद जब ये सब देश अलग अलग हो गए तो फिर ये अलग अलग महाद्वीपों में हो गए विभाजित। कितने महाद्वीप, 7 महाद्वीप। ओके, तो फिर यहाँ से फाइनली ये क्या बना, ये वाला मतलब स्ट्रक्चर सामने आया हम लोगों के, जिसमें 7 महाद्वीप बने। कितने महाद्वीप, 7 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें से सबसे बड़ा आपको दिख रहा है कौन सा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। सबसे छोटा महाद्वीप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। चलिए, ये आप मतलब मैं फिगर से बता दिया हूँ क्योंकि अभी हमने पढ़ा था, तो पढ़ने के बाद बहुत लोगों को कम समझ में आया, तो ये फिगर देख करके आप अच्छे से समझ पाए हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब हम चलते हैं सबसे बड़ा जो हमारा महाद्वीप है उस पर चलते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम अच्छे से कवर करेंगे एशिया महाद्वीप को,
और एशिया महाद्वीप से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए देखते हैं एशिया महाद्वीप को। एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है। किससे हुई है? हिब्रू भाषा के आंसू से हुई है, बट ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। जिसका शाब्दिक अर्थ उदित सूर्य से है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, वह यह विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। दोस्तों इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, सबसे बड़ा महाद्वीप पूरे संसार में कौन है? एशिया महाद्वीप। और ये कितना परसेंट एरिया पे है? 30% एरिया पे है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो ध्यान दीजिएगा एशिया महाद्वीप है। और कितने परसेंट एरिया पे ये पूछ दे, 30%, 45%, 55%, 35%, तो ध्यान देना है कितने परसेंट पे है ये? 30% पे। क्या? एशिया महाद्वीप पूरे संसार में। आगे बढ़िए। इससे होकर के 3 प्रमुख अक्षांश वृत्त कौन कौन? विषुवत, कर्क एवं आर्कटिक गुजरते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अगर आप फिर भी पूछो मुझे कि इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन है, तो आपको ये देखना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप है, लगभग 30% एरिया पे है। और अगर आप थोड़ा सा इसको भी जानना चाहो तो अच्छी बात है, बट ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा गुजरते हैं। ओके, अगर आप इसको भी जान जाओगे तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो। आगे बढ़िए। एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। देखिए हमने ऐसा पढ़ा ना, बट इसको हम फिगर में देखेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे। यहाँ पे बात हुआ है कि ये देखिए, अभी हम पढ़े हैं क्या क्या, ये रुकिए यहाँ पर देखते हैं। हाँ, इसके ये पूरा जितना ये कलरफुल है दोस्तों, ये पूरा एशिया है। ओके, एशिया। तो इसमें दोस्तों क्या कह रहा है कि एशिया के उत्तर में क्या बताया है? आर्कटिक महासागर है, जो कि इसकी बात कर रहा है। इधर कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। उसके बाद दक्षिण में क्या बताया है? हिंद महासागर, जो कि ये है। उत्तर में आर्कटिक, दक्षिण में हिंद महासागर है। उसके बाद क्या लिखा था वहाँ पे? लिखा था दोस्तों पूर्व में प्रशांत महासागर। तो पूर्व में यहाँ पे क्या है? पूरा ये प्रशांत महासागर है। और फिर उसके बाद क्या लिखा था कि उत्तर में ये लिखा था, दक्षिण में ये, और उत्तर में लिखा था प्रशांत महासागर। और दक्षिण में क्या लिखा था? दक्षिण में दोस्तों, दक्षिण में हिंद महासागर, तो बता हमने यहाँ पे देख लिया। और क्या था? पूर्व में प्रशांत महासागर ये। अब पश्चिम में आने पे देखिए ये यहाँ पे यूराल पर्वत के बारे में। यूराल पर्वत यहाँ पे है। कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो यही दोस्तों यूराल पर्वत ही एशिया को और यूरोप को अलग करता है। कौन सा पर्वत? यूराल। कहाँ पे है? एशिया और यूरोप की सीमा पे है। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आता है कि कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है, तो वो करता है यूराल पर्वत। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसी की सीमा पे यहाँ पे है कैस्पियन सागर। कौन सा सागर है? कैस्पियन सागर। उसके बाद यहीं पे कौन सा एक है? काला सागर। कौन सा है? काला सागर। और इधर कौन सा है? ये भूमध्य सागर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए यहाँ पे सीमा बना रहा है यूरोप और एशिया में यूराल पर्वत, यहाँ पे बना रहा है कैस्पियन सागर। ये कौन सा सागर है? ये है कैस्पियन सागर। और ये कौन सा है? ये है काला सागर। और ये हमने बताया है यूराल पर्वत। और इधर आइए, इधर ये क्या है? भूमध्य सागर। तो ये चारों तरफ का ये बाउंड्री है एशिया का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपने देखा ना कैस्पियन सागर, यहाँ पे, क्योंकि इसको थोड़ा और जूम करते हैं, ये देखिए कैस्पियन सागर, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और इधर ये काला सागर इम्पोर्टेंट है। ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हम फिगर से भी समझा रहे हैं आपको, ताकि आप एकदम अच्छे से समझ जाओ कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। ओके, आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। देखिए दोस्तों क्या बात कर रहा है? लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। इसका भी फिगर देख लेते हैं फटाफट से। यहाँ पे देखिए ये दोस्तों, ये अब क्योंकि यहाँ से देखते हैं पहले, ऐसे देखिए ये अपना इंडिया है। यहाँ पे इसके इधर जाने पे यहाँ पे लाल सागर है,
ओके। और इसको थोड़ा सा मैं और जूम करूँ जब इसको, तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पहले लैंड था, पूरा लैंड, इसको काट करके यहाँ पे एक नहर बनाया गया। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ना चाहते थे। इसलिए हमने इस लैंड को काट करके एक नहर बनाया जिसका नाम है स्वेज नहर। एग्जाम में बार बार पूछता है कि स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था या फिर कब खोला गया था, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसका सन भी आपको पता होना चाहिए। ये बना था 1869 में। 1869 में ये स्वेज नहर बनाई गई थी भूमध्य रेखा से, मतलब भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के लिए। तो इससे जोड़ने से ये फ़ायदा हो गया कि आराम से हम आ जाते हैं, ये दूरी को कवर करते हैं 18 घंटे में। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे पूरा ये अफ्रीका घूम करके आते थे। तो इस दूरी को आसान बनाया गया यहाँ पे एक नहर बना करके। कौन सा? स्वेज नहर। कब बनाया गया? 1869 में। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर हम पढ़ लिए। अब चलिए फिर चलते हैं यहाँ पे। ये दोस्तों आपकी आसानी के लिए हमने इसमें फिगर जोड़ा है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। कहाँ गया? यहाँ पे। फिर देखिए, बेरिंग जल संधि क्या बात कर रहा है? बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से। चलिए अब देख के आते हैं बेरिंग जल संधि कहाँ पे है। इसमें दोस्तों हमने अभी पढ़ा था कि ये लाल सागर और सुएज नहर अलग करता है एशिया को किससे? अफ्रीका से। ये हमने पढ़ा था। अब हमने पढ़ा है अभी क्या चीज़ कि ये बेरिंग जो जल संधि है, बेरिंग जल संधि वो अलग कर रहा है किसको? एशिया को उत्तरी अमेरिका से। तो वो कहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आइए इस मैप में, यहाँ पे आइए। ये अपना प्यारा भारत, यहाँ पे चाइना, मंगोलिया, रसिया, और यहाँ पे है क्या? अमेरिका है। वो इसमें फिगर में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एशिया को देख रहे हैं। तो यहाँ पे अमेरिका है और ये है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के जस्ट ऊपर ही यहाँ पे है क्या? बेरिंग जल संधि। यहीं पे है बेरिंग जल संधि, जो कि इस एशिया को यहाँ के उत्तरी अमेरिका से अलग कर रहा है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये अलग कर रहा है। और यहीं पे दोस्तों, यहीं पे यहाँ पे बेरिंग जल संधि है और ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर, ये हो गई बेरिंग जल संधि, तो ये हो गया आर्कटिक महासागर। और यहाँ पे एक और सागर है दोस्तों छोटा सा, जिसका नाम है चुक्सी सागर। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम में आ जाए कि चुक्सी सागर किस में है, तो वो है आर्कटिक महासागर में। और बेरिंग जल संधि कहाँ पे है? वो है प्रशांत महासागर में, यहाँ पे। ओके, इन दोनों को जोड़ता है ये। और यहाँ पे क्या है? वो है क्या? उत्तरी अमेरिका और कनाडा। ओके, चलिए, तो ये था फिगर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये क्या कह रहा है? अब यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप निवास करती है। कहाँ पे? एशिया की। यानी कि एशिया में दोस्तों टोटल कितने परसेंट जनसंख्या रहती है? 60%। यानी कि अगर पूरे विश्व में 100 लोग रहते हैं तो 60 लोग उसमें से रहते हैं सिर्फ और सिर्फ एशिया महाद्वीप में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप में अति प्राचीन युग के स्थल खंड, जिनका नाम है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, स्थित है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप है, जो है अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप व इंडो चीन का प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये क्या कह रहा है दोस्तों? यहाँ देखते हैं फिगर में फिर से। यहाँ पे ये कह रहा है दोस्तों, प्रायद्वीप की बात कर रहा है। तो पहले आप ये जानिए कि प्रायद्वीप होता क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो द्वीप होते हैं, ये द्वीप जो होते हैं, द्वीप के चारों तरफ जल होता है। और अगर ये लैंड है यहाँ पे और चारों तरफ जल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वीप बोलेंगे। ओके, आगे देखिए। और अभी हमने क्या चीज़ पढ़ा है कि कौन सा मतलब ये प्रायद्वीप है। तो एक प्रायद्वीप हमने इसके बारे में पढ़ा है, एक प्रायद्वीप इसके बारे में, और एक प्रायद्वीप इसके बारे में। तो प्रायद्वीप मतलब ये है कि उसका कुछ हिस्सा जल से घिरा हो और कुछ हिस्सा लैंड से घिरा हो। वही हाल यहाँ भी है, कुछ हिस्सा जल से घिरा है और कुछ हिस्सा यहाँ पे लैंड से घिरा है, और कुछ हिस्सा यहाँ पे भी इसका जल से घिरा है और कुछ हिस्सा यहाँ पे लैंड से घिरा है। तो ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप।
जिसका कुछ हिस्सा जल से घिरा हो और कुछ हिस्सा लैंड से घिरा हो। तो वो हाल हम देख रहे हैं, भारत में भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो वही बता रहा है कि पूरे मतलब एशिया में 3 प्रायद्वीप हैं, जो कि एक है यहाँ पे अरब का प्रायद्वीप जो कि ये एरिया है, और दूसरा कह रहा है दक्कन का प्रायद्वीप जो कि ये एरिया है, और तीसरा कह रहा है इंडो चीन का प्रायद्वीप जिसमें ये सारे देश आते हैं। ओके, तो ये हम प्रायद्वीप के बारे में देख लिए। अब इसमें क्या कह रहा है कि अरब का प्रायद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, यानी कि ये प्रायद्वीप, ये अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, ऑप्शन में रहेगा आपको ये तीनों ऑप्शन में, तो कौन सा ध्यान देना है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, वो है अरब प्रायद्वीप। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, एशिया की नदियों को सभ्यता का पालना एवं एशिया महाद्वीप को सभी धर्मों की आद्य भूमि कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि कौन सा महाद्वीप सभी सभ्यता का पालना है या फिर कौन सा महाद्वीप सभी धर्मों का आद्य भूमि है, तो वो है दोस्तों एशिया। ओके, तो एशिया की नदियों को कहा जाता है सभ्यता का पालना, और इस महाद्वीप को कहते हैं सभी धर्मों की आद्य भूमि, यानी कि सभी धर्मों की शुरुआत इसी मतलब महाद्वीप से हुआ है, एशिया महाद्वीप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हिमालय पर्वत, क्या कह रहा है, हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 8,850 मीटर, जो नेपाल में स्थित है, जहां इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि जो एवरेस्ट पर्वत है सबसे ऊंचा पर्वत एशिया का, वो भारत में नहीं है। कहाँ पे है वो है नेपाल में। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अगर पूछे कि एवरेस्ट पर्वत कहाँ पे है, तो भारत में नहीं है, वो है नेपाल में। चीन में भी नहीं है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये चीन और भारत के बीच में जो नेपाल देश है वहाँ पे है क्या, हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी, ये माउंट एवरेस्ट। ओके, ठीक है, इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। आगे देखते हैं, अगर आपको ये पूछ दे कि कौन सी पर्वत को या फिर कौन से मतलब पर्वत चोटी को सागर माथा कहा जाता है, तो वो माउंट एवरेस्ट को ही कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है सागर माथा, नेपाल में। कहाँ पे, नेपाल में। एवरेस्ट को क्या कहते हैं, सागर माथा, क्या, सागर माथा। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये। आगे देखिए, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार है, जो मध्य एशिया में 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यानी कि दोस्तों अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बहुत ही अच्छे से पठार के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाइएगा देखिएगा, पिछला हमारा प्लेलिस्ट हम बनाए हैं जियोग्राफी का, उसमें हम सब कुछ अपलोड किए अच्छे से। उसमें हम बताए हैं पठार कौन सा होता है, और पर्वत क्या है, फिर पठार कैसे है, उसका क्या मतलब का मतलब उसकी विशेषता क्या क्या है, हम बहुत अच्छे से बताए हैं। तो अगर आप देखना चाहते हो तो जाके देखिएगा। ओके, तो पठार कुछ ऐसा होता है। तो क्या कह रहा है ये, जो सबसे जो सर्वाधिक विस्तृत पठार है वो है तिब्बत का पठार, जो मध्य एशिया में इतने किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जो है पामीर का पठार, जिसकी ऊंचाई इतनी है, इसी कारण इसे विश्व की छत कहते हैं। ओके, देखते हैं पहले ये है कहाँ पे। हम यहाँ पे बनाते हैं भारत का कश्मीर वाला हिस्सा, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे जब दोस्तों ये ऊपर देखोगे, ये अपना JNK है और इधर लद्दाख है। तो ये ऊपर का जो इसके एरिया है, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये है क्या, पामीर का पठार। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, विश्व की छत बोलते हैं। ये इतना हाइट है इसकी कि मतलब, और ये ऐसा एरिया है, हमने इसको नाम दे दिया है विश्व की छत। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व की छत किसे कहते हैं, किस पठार को कहते हैं, तो बोलते हैं पामीर की पठार को। हमने लोकेशन बता दिया कहाँ पे वो, भारत का जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसी के ऊपर एरिया में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट था। आगे क्या है, एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश जो है चीन है। ओके, तो ये दोस्तों अभी ऐसे ही बता रहा है कि चीन है, बट प्रेजेंट टाइम में हाल ये है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन हो चुका है, भारत। 2023 में ही ये हो गया है क्या, भारत। 2023 में दोस्तों अभी ये बता रहा है, ये चीन क्यों बता रहा है, क्योंकि अभी ये यहाँ पे दोस्तों ये 2011 की जनगणना के हिसाब से ये देख रहा है। ओके, तो इसलिए बता रहा है कि चीन जो है अभी पहले पे है। बट अभी UN की जनसंख्या आंकड़े का रिपोर्ट आया है, उसमें बताया गया है कि
चीन अब हो गया है दूसरा और भारत हो गया है पहले नंबर पे। ओके, भारत में दोस्तों जनसंख्या कितनी हो गई है? टोटल हो गई है इतना, कितना? 142 करोड़ और यहाँ पे 86। ओके, और यहाँ पे इसका भी 142 है बट पॉइंट में बस कम हुआ है, यानी कि ये 57 है और यहाँ पे इंडिया 86, यानी कि ज़्यादा हो गया है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब भारत हो गया है एशिया का नहीं, पूरे विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। क्या? भारत। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन है। ओके, देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल यानी कि एरिया की दृष्टि से अभी भी चीन नंबर 1 पे है, क्योंकि एरिया तो डे बाई डे चेंज होता नहीं है, जनसंख्या चेंज होता है, जनसंख्या हमारा अधिक हो गया है, बट क्षेत्रफल में अभी भी चीन ही सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? वो है मालदीव। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप ध्यान देते हो सबसे बड़ा, बट एग्जाम में पूछ देगा आपको सबसे छोटा देश कौन सा है एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ध्यान देना है मालदीव है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यानी कि प्रति किलोमीटर वर्ग स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, ये होता है क्या? जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज़्यादा एशिया में कहाँ पे है दोस्तों? वो है सिंगापुर में, सिंगापुर में है। और दोस्तों कितना है ये सुन करके आपके होश उड़ जाएंगे, कितना है? 8,332, यानी कि 8,332 प्रति किलोमीटर स्क्वायर है घनत्व। कहाँ का? सिंगापुर का। सोचिए, अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, जब आप इंडिया के बारे में जानोगे तब आप समझ पाओगे कि कितना अंतर है। इंडिया में दोस्तों अगर आप 2011 की जनगणना से देखोगे तो 382 है। सोचिए, 382 जनसंख्या घनत्व है भारत का, सोचिए अभी। और यहाँ पे सिंगापुर का देखिए 8,332, मतलब 8,000 और यहाँ पे 382 है। बट ये है दोस्तों हमारा 2011 की जनगणना के हिसाब से। बट अब अगर प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे तो प्रेजेंट टाइम में 438 लगभग हो चुका है क्या? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना? 438। बट अभी प्रेजेंट टाइम में अभी कोई नया जनगणना हुआ नहीं है अभी 2011 के बाद से, तो अभी हम यही देखते हैं कि 382 है। बट एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम में कितना हो चुका है? 438। लेकिन फिर भी ये देखिए दोस्तों, कहाँ हमारा 438 और सिंगापुर का 8,332। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? वो है सिंगापुर। ओके, सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं। एशिया के स्थल रुद्ध जो देश है, जिनकी यहाँ पे बता रहा है स्थल रुद्ध मतलब होता क्या है? जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है, ऐसे देश को बोलते हैं स्थल रुद्ध। यानी कि कोई न कोई उसका बाउंड्री, मतलब यहाँ पे कहीं भी पानी वाले एरिया से टच नहीं है, तो उसको बोलेंगे स्थल रुद्ध। वो कौन कौन से देश हैं? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान व लाओस। ये इतने देश हैं एशिया में जिनकी बाउंड्री कहीं भी जल से कनेक्ट नहीं होती है। ओके, यानी कि इस देश के चारों तरफ क्या है? सिर्फ और सिर्फ लैंड वाले कंट्री हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और लाओस। ओके, आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। ये हमारे एग्जाम में अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम के लिए ये आता है कि स्थल रुद्ध देशों में कजाकिस्तान का सबसे बड़ा देश है। यानी कि अगर जितने भी स्थल रुद्ध देश हैं उसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है कजाकिस्तान। ओके, और जबकि मंगोलिया जो है वो दूसरे नंबर पे है। किसमें? स्थल रुद्ध देश में, एशिया में। उसके बाद बता रहा है कि लाओस जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। कि अगर आप दक्षिण पूर्व एशिया में आओगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही देश ऐसा है जो चारों ओर से लैंड से घिरा हुआ है, जो कि है लाओस। यह पूर्व में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, समझा, बट इसको आप एक बार फिगर में भी देख लो। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कौन सा सागर है? यहाँ पे अभी हमने ऊपर पढ़ा था इसके बारे में, कैस्पियन सागर। ये कैस्पियन सागर है, ये इसके टच में है, बट कोई भी महासागर इसके टच में नहीं है। ओके, यानी कि अगर स्थल रुद्र की बात होती है, स्थल रुद्र की, तो इसमें दोस्तों ये देखते हैं कि कोई भी सीमा इसकी
हमारे महासागर यानी कि समुद्र से लगा है कि नहीं लगा है। ये छोटे मोटे अगर कोई सागर हैं तो ये मायने नहीं रखते हैं। तो इसीलिए क्या कह रहा है कि एशिया में सबसे बड़ा स्थल रुद्ध जो देश है वो है कजाकिस्तान। यहाँ पे देखिए कजाकिस्तान इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि एशिया में सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है, कजाकिस्तान है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दूसरा हमने क्या पढ़ा है। यहाँ पे देखिए लाओस के बारे में, ये इंडिया है, इधर आने पे लाओस। क्या लिखा था यहाँ पे कि दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र स्थल रुद्ध देश है कौन सा, लाओस। क्योंकि देखिए थाईलैंड का यहाँ पे टच है, म्यांमार का यहाँ पे टच है, वियतनाम का यहाँ पे टच है, कंबोडिया का यहाँ पे टच है। यानी कि ये जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं सभी की बाउंड्री टच है महासागर से, बट लाओस ऐसा देश है जो इसका बाउंड्री टच नहीं है कहीं भी। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया में अगर कोई ऐसा देश है जो स्थल रुद्ध है तो वो है लाओस। ये वाला यहाँ पे लिखा है, ये देखिए लाओस, ये जो रेड वाला है। ओके, उसके बाद और क्या लिखा था कि दूसरे नंबर पे मंगोलिया है। यहाँ पे पहले पे तो ये है, दूसरे पे मंगोलिया है। पता नहीं आप लोग इस देश के बारे में जाने होंगे कि नहीं जाने होंगे कि चाइना और रशिया के बीच में भी एक देश है, तो इम्पोर्टेंट है मंगोलिया। ओके, मंगोलिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कहाँ थे हम, यहाँ पे थे। ओके, चलिए ये हो गया। अब देखते हैं एशिया में सबसे लंबी नदी यांगसी तथा अधिकतम गहराई मृत सागर की है। यानी कि आप अगर देखोगे कि एशिया में सबसे लंबी नदी कौन है तो वो है यांगसी नदी। कहाँ पे है ये, चीन में है। तो ध्यान दीजिएगा एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी। मतलब अपनी गंगा नदी मत सोच लेना, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है कौन सी है, यांगसी। कहाँ पे है, चीन में है। उसके बाद क्या कह रहा है, अधिकतम गहराई मृत सागर की है, किसकी है, डेड सी की है। डेड सी कहाँ पे है, डेड सी दोस्तों जो यहाँ पे आप जाओगे पश्चिमी एशिया में तो वहाँ पे इजराइल की सीमा पे है जो कि जॉर्डन से सटे हुए है। तो यहाँ पे इन्हीं दोनों की सीमा पे है कौन सा, मृत सागर, यानी कि डेड सी। तो अगर आप एग्जाम में भी पूछ दे कि डेड सी यानी कि मृत सागर किन दो देशों के बीच में है और दो दो देशों का पेयर बना करके ऑप्शन में दे दे, तो आपको ध्यान देना है कि इजराइल और जॉर्डन के बीच में है मृत सागर, डेड सी। ओके, और इजराइल के इधर तो पूरा भूमध्य सागर है। चलिए चलते हैं आगे देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन था दोस्तों, लंबी नदी यांगसी, अधिक गहराई मृत सागर जो कि इजराइल और जॉर्डन की सीमा पे है। आगे बढ़ते हैं। एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह, एशिया में फिलीपींस द्वीप समूह के पास विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त जो कि प्रशांत महासागर में है क्या है, मेरियाना गर्त। और इस इतनी इसकी गहराई है। दोस्तों यहाँ से आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है, ऐसे बनेगा प्रश्न। तो सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है तो वो है प्रशांत महासागर में। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये नहीं, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि विश्व का विश्व का सबसे गहरा मेरियाना गर्त किस महासागर में है तो वो है प्रशांत महासागर में है। ओके, और यदि ये पूछ दे कि विश्व का सबसे गहरा मतलब गर्त कौन सा है तो ध्यान दीजिएगा मेरियाना गर्त है। और यदि इसकी गहराई पूछ दे तो ध्यान देना है 11,022, यानी कि 11 दूने 22। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे ही है इसकी गहराई मेरियाना गर्त की 11,022, यानी कि 11,022 मीटर गहरा है ये क्या, मेरियाना गर्त जो कि है प्रशांत महासागर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। ओके, ये कितनी है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जानिए कि विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है जो कि एशिया में है। ओके, बट अगर आपको पूछ दे कि बैकाल झील जो है ये एशिया में किस देश में है तो किस में है ये दोस्तों रूस में, रूस में है। ओके, इसका भी आपको मैं यहाँ पे एक बार फिगर दिखा दूँ, देखते हैं इसमें है कि नहीं। हाँ है, देखिए ये पूरा मैप है। यहाँ पे इंडिया, चाइना, मंगोलिया, रसिया। रसिया में दोस्तों ये देखिए इसी की बात हो रही है, क्या है ये है बैकाल झील। तो ध्यान दीजिएगा अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि बैकाल झील कहाँ पे है तो वो रसिया में है।
और यदि ये पूछ दे कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो यही है, बैकाल झील। ओके, बैकाल झील इंपॉर्टेंट था, रसिया में है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थे हम, ये देखिए, विश्व की सबसे बड़ी झील। ओके, अभी हमने क्या पढ़ा है, गहरी झील, तो बैकाल झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है कैस्पियन सागर। ओके, तो कैस्पियन सागर जो दोस्तों है, ये सबसे बड़ी झील है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है झील, यहाँ पे लिखा है सागर। तो अगर आपके ऑप्शन में रहेगा तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि झील की बात कर रहा है तो सागर कैसे हो सकता है। ओके, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी झील कौन है, वो है कैस्पियन सागर, जो कि एशिया में है। हमने देखा है इसका लोकेशन, एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ वो लोकेशन। ये देखिए, ये कैस्पियन सागर, तो यही है दोस्तों सबसे बड़ा झील। ओके, सबसे बड़ा झील कौन है, कैस्पियन सागर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गहरा कौन सा था, हमने यहाँ पे देखा है बैकाल झील। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है ये देखिए। अब चलते हैं नोट पे। नोट, रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। बैकाल झील एवं कैस्पियन सागर साइबेरिया में ही है। यहाँ ओ, येंसी और लीना जैसी प्रमुख नदियाँ बहती हैं, जो आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, जिसका मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है। दोस्तों क्या कह रहा है यहाँ पे, ये 3 नदियों के बारे में बता रहा है, ओब, येनिसी और लीना। ध्यान देना है कि ये तीनों नदियाँ कहाँ पे हैं, ये दोस्तों एशिया महाद्वीप में है। कौन सी, ओब, येंसी और लीना नदियाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हमने देखा ही है कि बैकाल झील कहाँ पे है और कैस्पियन सागर कहाँ पे है, बता रहा है कि ये साइबेरिया एरिया में है, और साइबेरिया कहाँ पे है, ये रूस का भाग है। ओके, चलिए, ये यहाँ से दोस्तों इंपॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो इसको पढ़िए, जानिए और ऐसे ही छोड़ दीजिए। आगे चलिए, एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है पेंगोंग झील। ओके, यानी कि क्या कह रहा है कि सबसे ऊंचाई पे है और क्या है, खारे पानी का है झील। वो कौन सा है, पेंगोंग झील। ये कहाँ पे है दोस्तों, ये अपने भारत में है। भारत में कहाँ पे है, लद्दाख में, और लद्दाख और तिब्बत की सीमा पे है। यानी कि ये जो हमारा प्यारा भारत है, ऐसे, तो यहाँ पे लद्दाख है, यहाँ पे तिब्बत है, तो इन्हीं की सीमा पे क्या है, पेंगोंग झील इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ये सबसे अधिक ऊंचाई पे है और ये खारे पानी की झील है। पेंगोंग झील कहाँ पे है, लद्दाख में, यानी कि भारत में है। आगे बढ़िए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पेंगोंग झील कहाँ पे है, लद्दाख में है। आगे देखते हैं, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिन राम है, जो कि 11,405 मिलीमीटर है, जो कि कहाँ पे है, वो है मेघालय में है, यानी कि हमारे भारत में है। इससे पहले क्या था, चेरापूंजी, जो कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था। यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है हमारे भारत में, और हमारे भारत में कहाँ पे, मेघालय में। मेघालय में भी कहाँ पे, मौसिन राम जो क्षेत्र है वहाँ पे। ओके, और इससे पहले मतलब वहीं पे मेघालय में ही एक एरिया है चेरापूंजी, वहाँ होती थी। बट प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे हो रही है, मासिन राम में। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है मासिन राम में, जो कि मेघालय में है, भारत में है। दोस्तों अगर मेघालय का आपको नहीं पता तो ऐसे है, अपना असम ऊपर, अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद यहाँ पे नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, और यहाँ पे है मेघालय। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेघालय है और इधर पूरा ये बंगाल है। तो ये जो है मेघालय, मेघालय में भी जो मेघालय का जो एरिया है उसके इस साइड में है कौन सा, मासिन राम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, मासिन राम में। ओके, चलिए आगे पेज पे चलते हैं। ये क्या लिखा है, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण चीन में किया गया है। ओके, अगर ध्यान दीजिएगा एग्जाम में आ जाए कि सबसे ऊंची रेलवे लाइन कहाँ पे है, तो ध्यान दीजिएगा, भारत मत लगा दीजिएगा आप। ओके, कहाँ पे है, यह है चीन में है। चीन के झींगहाई प्रांत से शुरू होकर के तिब्बत के लहासा तक फैली इस रेलवे लाइन की ऊंचाई 5,072 मीटर है। तो ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपको ये जानना है कि विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कहाँ पे है, वो है चीन में है। कहाँ पे, चीन में। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, महावेली गंगा, महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन अगर आ जाए कि महावेली गंगा कहाँ पे है, भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, तो ध्यान देना है कहाँ पे है, श्रीलंका में है। और यदि ये पूछ दे कि
श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 3-4 नदी का नाम दे दे। तो गंगा समझ के आप ये मत समझिएगा कि ये भारत में है, तो ये नहीं होगा, ध्यान देना है। महावेली गंगा नाम है, जो कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट था वो। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन हुबली कर्नाटक भारत में स्थित है, जिसकी लंबाई है 1507 मीटर। देखिए, एशिया में विश्व का मतलब पूरे विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? तो वो है, पहले जानिए, भारत में है। भारत में कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है। कौन सा? श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक में भी हुबली की जगह पे है। हुबली में है क्या? श्री सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन, जो कि विश्व का यानी कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में थोड़ा सा कुछ तथ्य। ओके, इसके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट डाटा फैक्ट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट का नाम जो है वो किसके नाम पे पड़ा? तो वो पड़ा है भारत के महासर्वेक्षक जो थे, जिनका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट। तो इन्हीं के नाम पे इसका पड़ा नाम एवरेस्ट। ओके, उसके बाद ये किस मतलब ये जो जॉर्ज एवरेस्ट थे, ये भारत में किस टाइम में थे? 1830 से 1843 के बीच में थे भारत में, क्या? महासर्वेक्षक। ओके, तो ये जान लीजिए हम। आगे देखते हैं। बस आपको यहाँ पे जानना है कि हाँ, एवरेस्ट नाम जो पड़ा है वो किसी एक व्यक्ति के नाम पे पड़ा है, बस इतना जानना है। आगे क्या देखना है? विगत में माउंट एवरेस्ट की चोटी को चोटी 15 कहा जाता था। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। ओके, कैसे एग्जाम में पूछेगा? कौन सी चोटी को चोटी मतलब, या फिर कौन सी चोटी या फिर कौन सी पर्वत, कुछ भी पूछ सकता है। तो कौन सी पर्वत या कौन सी चोटी को चोटी 15 कहा जाता था, या फिर कौन सी पर्वत का पुराना नाम चोटी 15 था? चोटी 15, तो वो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। यानी कि एवरेस्ट का ही पुराना नाम क्या था? चोटी 15। यानी कि जब ये भारत में नहीं आए थे, कौन? ये जॉर्ज एवरेस्ट, तो उससे पहले जो नेपाल में पर्वत है माउंट एवरेस्ट, उसका नाम था चोटी 15। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एवरेस्ट कहाँ पे है, उसके देशांतर और अक्षांश की स्थिति बता रहा है, नो इम्पोर्टेंस। आगे बढ़िए। पर्वतमाला के आसपास के विभिन्न स्थलों के औसत मापन द्वारा 1954 में इसकी ऊंचाई बताई गई 8,848। ओके, उसके बाद नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ने जीपीएस उपग्रह के उपयोग द्वारा 5 सितंबर यानी कि 5 मई 1999 ईस्वी को एवरेस्ट की ऊंचाई 8,550 मीटर होने की पुष्टि की है। यानी कि सिंपल से आपको बस इतना जानना है कि 1954 में जब नापा गया तो कितना उसकी ऊंचाई मिली? 8,848। उसके बाद जब 1999 में नापा गया तो उसकी 2 मीटर हाइट बढ़ जाती है, हो जाती है 8,850। ओके, अभी प्रेजेंट टाइम में फिर से नेपाल और चीन ने मिल करके इसकी हाइट नापी है, तो वो लोग कितना बता रहे हैं? 8,052, 8,852। यानी कि फिर से 2 मीटर ऊंचा हो गया है। क्यों ऊंचा हो गया है? देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है ना कि पृथ्वी पहले एक पैंजिया के रूप में थी, चारों तरफ पैंथालासा था, टूट करके सब अलग अलग हुए। तो उसमें ये जो अलग यहाँ पे आ गया था यूरेशिया, यूरेशिया। और यहाँ पे जो भारत हम दिखाए ना, टूट करके वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे आया है। तो जब वो बढ़ते हुए आगे आया है तो फाइनली जो प्रेजेंट टाइम में जो है वहाँ पे आकर के रुका है। तो जब आकर के यहाँ पे रुका है तो वो ऐसे ही इसी प्लेट में ऐसे लड़ गया है। उसके बाद देखिए, उसके उसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, ये जो है भारत ऐसे ही आ रहा था इस जल में, और यहाँ पे पहले से था एक यूरेशिया नाम का प्लेट। तो ये जो प्लेट था ये भारी था, सॉरी सॉरी, ये क्या था? हल्का था, हल्का, और ये था भारी। तो जब जैसे ही टक्कर हुआ तो ये भारी था, तो ये इसके नीचे दब गया, क्योंकि भारी था तो ऑलरेडी वैसे ही दब गया। और जैसे ही ये नीचे दबा तो यहाँ पे जितने एरिया थे ये सब मतलब घर्षण से बल लगा वहाँ पे, और ये ऐसे ऊंचे उठ गए। ओके, यानी कि जब कोलैप्स होता है दो किसी भी चीज़ में, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब कोलैप्स होता है तो वो चीज़ें ऊपर ही उठती हैं वो। तो ऐसे ही जैसे ही इन दोनों के प्लेटों के बीच में कोलैप्स हुआ तो यहाँ पे हिमालय की उत्पत्ति हो गई। तो इधर बन गया भारत, इधर बना तिब्बत, और इधर चीन बन गया। ओके, इधर चीन बना, इधर तिब्बत बन गया, और इधर भारत बन गया। और इन्हीं के बीच में क्या बना? हिमालय पर्वत।
तो अब जैसे दोस्तों आप देखोगे कि ये आप अभी भी देखोगे कि मतलब कुछ कुछ मतलब मिली सेकेंड मतलब उस गति से ये अभी भी प्लेट अंदर जा रहा है धीरे धीरे हल्का हल्का। ओके, जब ये अंदर जा रहा है तो ये जो है घर्षण यहाँ पे भी हो रहा है यहाँ पे, तो इससे पर्वत की ऊंचाई अभी भी हल्की हल्की बढ़ रही है। ओके, तो इसीलिए बता रहा है कि अब पहले क्या थी 8,848, अब जो है 8,850 है, बट प्रेजेंट टाइम में फिर से नापा गया है तो 8,852 आया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोलते हैं? कोमो लंगमा। क्या बोलते हैं तिब्बत में? कोमो लंगमा। अभी हमने इसके ऊपर देखा है कि नेपाल में हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं नेपाल में? अभी हमने ऊपर देखा है सागर माथा। क्या? सागर माथा। नेपाल में हम लोग तिब्बत इसको माउंट एवरेस्ट को क्या बोल रहे हैं? सागर माथा। और जब हम लोग तिब्बत में जा रहे हैं तो वहाँ पे उसको क्या बोला जा रहा है? कोमो लंगमा, यानी कि बर्फ की देवी, और नेपाल में सागर माथा। ओके, चलिए, इसे पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि कौन सी पर्वत चोटी या फिर कौन सा पर्वतमाला पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है या फिर कहलाता है, तो ध्यान देना है। पृथ्वी का तीसरा ध्रुव क्या है? तो वो है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। तीसरा ध्रुव मतलब पृथ्वी है, इस पे दो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे भारत है, यहाँ पे नेपाल है। तो नेपाल पे ये इसकी हाइट ऐसी है, इसकी स्थिति ऐसी है कि ऐसा फील हो रहा है कि इतना ठंडा एरिया है ये, क्योंकि दोस्तों ये जो उत्तरी ध्रुव है बहुत ठंडा एरिया है, दक्षिणी ध्रुव है दोस्तों ये भी बहुत ठंडा एरिया है। तो इसी के आसपास के ठंडक इसमें भी है, कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट पे। तो इसीलिए इसको पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इसको माउंट एवरेस्ट को एग्जाम में आ जाए तो ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि कौन पहले चढ़ा, कौन कम उम्र में चढ़ा, और कौन मतलब विकलांग था वो सबसे पहले चढ़ा, कौन सी महिला सबसे पहले चढ़ी, कौन सी भारतीय महिला सबसे पहले चढ़ी। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा डाटा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि ये सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरिंग 1953 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। यानी कि सबसे पहले कौन पहुंचा था? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरिंग सबसे पहले गए थे, इसलिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, नुआन गोब्बू प्रथम व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़े, पहली बार 1963 में और दूसरी बार 1965 ईस्वी में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो नाम पढ़े हम लोग तेंजिंग नोरिंग, तो उन्हीं के ये क्या है? भतीजे हैं। कौन? ये नुआंग गुम्बू। देखिए यहाँ पे लिखा है नुआंग गुम्बू तेंजिंग नोरिंग के भतीजा है। तो जो सबसे पहली बार चढ़े थे एडमंड हिलेरी के साथ, उन्हीं के भतीजे जिनका नाम है नुआंग गुम्बू, ये दो बार चढ़े हैं। कब? 1963 में और 1965 में। तो हमने ये पढ़ा, बट ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है। आगे देखते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट है। जिम विटकर प्रथम अमेरिकी है जिन्हें 1 मई 1963 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त हुई। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जुंको तबई जापान पहली महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो उनका नाम है जुंको तबई, जो कि कहाँ की है? जापान की है। इंपॉर्टेंट है, जापान की है जुंको तबई, सबसे पहली महिला एवरेस्ट पे चढ़ने वाली। आगे बढ़िए और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जो 1984 ईस्वी में एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची थी। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई भारतीय हैं, ऊपर से महिला है, और सबसे ऊपर सबसे अच्छी बात है कि पहली महिला है ये। तो ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली भारतीय महिला कौन है जो एवरेस्ट पे चढ़ी हैं, तो वो है बछेंद्री पाल जी। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कब चढ़ी है? 1984 में। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल जी। उसके बाद है भू दोरजी प्रथम व्यक्ति हैं जो 9 मई 1984 ईस्वी को बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने में सफल हुए थे। यानी कि अगर एग्जाम में आ जाएगी बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले कौन थे, तो वो है फू दोरजी, सबसे प्रथम व्यक्ति। इम्पॉर्टेंट है फू दोरजी, बिना ऑक्सीजन के। अगर बिना ऑक्सीजन कोई पहुंच जा रहा है तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब हमारे एग्जाम के लिए ये हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बिना ऑक्सीजन के फू दोरजी।
आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है कामी रीता शेरपा, जो कि है नेपाल की, सर्वाधिक 23 बार चढ़ी है एवरेस्ट पर। ओके, सबसे पहली बार कब चढ़ी थी? 24 वर्ष की एज में। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि 23 बार कौन चढ़ा है, तो वो चढ़ा है कामी रीता शेरपा नाम का आदमी, नेपाल का। ओके, आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, ध्यान दीजिएगा, 23 बार है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, विश्व में सबसे कम उम्र में यानी कि 13 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाला पुरुष कौन सा है? जॉर्डन ब्रूनो है, जो कि अमेरिका का है, 2010 में चढ़ा था ये। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहला आदमी रहा है जो सबसे कम उम्र में चढ़ा है, तो ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है। सबसे कम उम्र में 13 वर्ष में ही, नाम है जॉर्डन ब्रूनो, अमेरिका का। ओके, ईयर छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे कम उम्र का 13 वर्ष में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। ओके, इंपॉर्टेंट हो गई। एक तो सबसे कम उम्र की महिला है, ऊपर से भारतीय है, तो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, देखिए, 13 वर्ष की एज है, महिला है, कौन है? मालवेत पूरा। क्या नाम है? मालवेत पूरा। यह है कहाँ की? भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की। कहाँ की? भारत के आंध्र प्रदेश राज्य की है मालवेत पूरा, जो कि एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला है, 13 वर्ष की। ओके, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। आगे बढ़िए। सबसे कम उम्र 15 वर्ष में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले सफल होने वाले प्रथम पुरुष क्या है? राघव जुनेजा। यहाँ पर हमने देख लिया सबसे कम उम्र की भारतीय महिला जो चढ़ने वाली थी, नाम है मालवेत पूरा, और सबसे कम उम्र के पुरुष जो है वो है राघव जुनेजा। ये कहाँ से है? यूपी से है, मुरादाबाद के। यानी कि अभी देखिए 13 वर्ष में ही, और ये 15 वर्ष में। ओके, तो आपको बस ये ध्यान देना है कि मतलब एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला मालवेत पूरा, बस ये ध्यान देना है। दूसरा ध्यान देना है पुरुष राघव जुनेजा, बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आपको ये पूछ दे, ये तो बहुत रेयर चांस है एग्जाम में आए, बट अगर पूछ दे कि किस मतलब कौन से स्कूल के 5 बच्चे थे जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुए एज ए स्कूल टीम, तो वो थे लॉरेंस स्कूल के। ओके, इम्पॉर्टेंट है, लॉरेंस स्कूल के 5 बच्चे एज ए स्कूल टीम सबसे पहले शिखर पे चढ़े हैं माउंट एवरेस्ट के। ओके, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन वाजपेयी नोएडा के उत्तर प्रदेश के 16 वर्ष की अवस्था में एवरेस्ट शिखर पर 13 मई 2010 ईस्वी को चढ़ने में सफल हुआ। नो इम्पोर्टेंस, छोड़ दीजिए, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है, चढ़े हैं, कुछ भी अलग नहीं है, नया नहीं है, प्रथम नहीं है, तो हटा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। नोट, एवरेस्ट पर तिब्बत की ओर से चढ़ने पर उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है। ओके दोस्तों, मतलब ये मैं क्यों बोला हटा दीजिए, मतलब अच्छा काम तो है, बट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, तो इसलिए हटा दीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि एवरेस्ट पर जब आप चढ़ोगे किधर से? तिब्बत साइड से, तो वहाँ पे एज का कोई भी लिमिट नहीं है। यानी कि अगर आपको भारत की साइड से चढ़ना है तो एज की लिमिट है कि आप कम से कम इतने एज के हो तभी आप चढ़ पाओगे। बट जब आप तिब्बत की साइड से, यानी कि ऐसे जो एवरेस्ट है, इधर भारत है, इधर तिब्बत है, तो आप इधर से जब चढ़ना चाहोगे तो इधर से आपको एज लिमिट का दिक्कत नहीं है, बट इधर से लिमिट है। क्यों? क्योंकि अगर आप रियल में देखोगे तो माउंट एवरेस्ट ऐसे है और ऐसे है, मतलब इधर जो है ज़्यादा खड़ा है, किधर? भारत के साइड, और इधर थोड़ा सा स्लोप है, आप इजीली चढ़ पाओगे थोड़ा सा, मतलब एज कम्पेयर टू भारत के साइड से। तो इसलिए तिब्बत से कोई भी एज का लिमिट नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट जानते रहोगे तो अच्छी बात है। आगे क्या लिखा है, अमेरिका के टॉम वाइट टेकर पहले विकलांग व्यक्ति थे, यानी कि कृत्रिम टांग लेकर के ये 1998 में एवरेस्ट के शिखर पे पहुंचे थे। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहले विकलांग व्यक्ति है जो पहुंचने वाले हैं, तो नाम याद रहे, टॉम वाइट टेकर। क्या नाम है? टॉम वाइट टेकर, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़िए। ये क्या लिखा है, हीमोफीलिया रोग से पीड़ित प्रथम व्यक्ति क्रिस बम्बार्डियर, यानी कि डेनवर अमेरिका के रहने वाले, 22 मई 2017 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की। इसने माउंट विंसन को छोड़कर विश्व के सभी महाद्वीपों के ऊंची चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। मतलब खत्म, नो इम्पोर्टेंस। आगे बढ़िए। क्या लिखा है यहाँ पे, चीन विश्व का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है। ओके,
यानी कि सबसे ज़्यादा मछलियाँ कहाँ पे पकड़ी जाती हैं, तो वो दोस्तों चीन में। इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बताई जाएगी कि कौन कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, तो अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे देखिए, विश्व का सर्वाधिक समाचार पढ़ने वाला देश कौन सा है, तो वह है हांगकांग। कौन सा है, हांगकांग। अभी हमने ऊपर पढ़ा सर्वाधिक मछली चीन में, सर्वाधिक न्यूज़पेपर यानी कि समाचार पत्र हांगकांग में, और सर्वाधिक डाकघर पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, भारत में है। ओके, 3 डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आगे बढ़िए, प्रशांत महासागर में गिरने वाली एशिया की प्रमुख नदियां हैं हंगहो, आमूर, सिक्यांग और यांगसी क्यांग। नो इम्पोर्टेंस, छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए, भूमध्य सागरीय जलवायु के एशियाई देश कौन कौन सा है, साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल, लेबनान। छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए, एशिया का सबसे घना बसा द्वीप जावा। इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपको ये पूछ दे कि एशिया का वो कौन सा द्वीप है जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे बसती है, ज़्यादा घना बसा है, तो वो है जावा द्वीप। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जावा द्वीप एशिया का सबसे घना बसा द्वीप। ओके, यहाँ पे दोस्तों आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जो जनसंख्या घनत्व था, जनसंख्या घनत्व वो सिंगापुर में था, और सबसे घना बसा द्वीप है जावा। तो दोनों में अंतर है, ठीक है। वहाँ पे बात हो रहा है जनसंख्या घनत्व का बात है, तो उसमें सिंगापुर टॉप पे है। यहाँ पे बात हो रहा है कि घना बसा द्वीप है, तो है जावा। ओके, इंपॉर्टेंट है, और दोनों में ये अंतर है, पता होना चाहिए आपको। आगे देखिए, एशिया में सर्वाधिक जूट और गन्ना कहाँ मिलता है, तो जूट सबसे ज़्यादा मिलता है एशिया में बांग्लादेश में, और गन्ना हमारे प्यारे भारत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जूट एशिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, बांग्लादेश में है, हमारे जस्ट बगल पड़ोसी में, और गन्ना हमारे वहाँ है भारत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आगे बढ़ते हैं। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास जापान में हुआ है, यानी कि जल विद्युत बनाने का सबसे ज़्यादा आविष्कार ज़्यादा कहाँ पे हुआ है, एशिया में जापान में हुआ है। ध्यान दीजिएगा, चीन में नहीं है, जापान में है। जल विद्युत का विकास सर्वाधिक कहाँ पे, जापान में। चाइना से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आगे बढ़िए, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जिसकी लंबाई 9,438 किलोमीटर है, यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है, यानी कि कहाँ पे ये, रूस में है। तो आपको बस यही जानना है कि सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ पे है, तो है दोस्तों रूस में। बस यही जानना है, आगे बढ़ जाना है। उसके बाद एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जिसका नाम है सिकन, कहाँ पे है, जापान में है। ओके, सबसे लंबी रेलवे सुरंग। ओके, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा है कि सबसे ऊंची रेलवे लाइन, सबसे ऊंची रेलवे लाइन वो कहाँ पे है, चीन में है, सबसे ऊंची। और ये क्या कह रहा है, सबसे लंबी। सबसे ऊंची कहाँ पे है, चीन में है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात हो रही है। ओके, वहाँ था सबसे ऊंची रेलवे लाइन चीन में, और यहाँ पे कह रहा है सबसे लंबी रेलवे सुरंग जिसका नाम है सिकन, जापान में। ओके, इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़िए। यहाँ पे दिया है समुद्र तल से गहराई, दो इम्पोर्टेंट। आगे बढ़िए, एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड है। थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। तो ये 3 देश है, इसलिए लाइन से है, इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़िए, एशिया के देश चीन तंबाकू, गेहूं, चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है, यानी कि एशिया का जो देश है चीन, वो तंबाकू में, गेहूं में और चावल में उत्पादन में जो है प्रथम स्थान रखता है। तो ये आप जानते रहिए, अच्छी बात है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ध्यान दीजिए, तंबाकू, गेहूं, चावल में एशिया में प्रथम कौन है, वो है चीन उत्पादन में। ओके, उत्पादन में तंबाकू, गेहूं, चावल। आगे बढ़िए, गेहूं, चावल ध्यान दीजिएगा, हमारे वहाँ भारत में नहीं है, कहाँ पे है, विश्व में, यानी कि एशिया में, ये चीन। आगे बढ़िए, विश्व में सबसे अधिक खजूर का उत्पादन एवं निर्यात एशिया का देश इराक के द्वारा किया जाता है। सबसे ज़्यादा खजूर किसके द्वारा, इराक। ओके, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको आप अगर इराक और ईरान से कंफ्यूज हो जाएंगे तो देखिएगा, यहाँ पे क है और यहाँ पे ख है, क ख, ठीक है। आगे चलिए, एशिया के देश जापान को शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम और रेशम के कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व का प्रथम स्थान है। ओके, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए, एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश है थाईलैंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये
सबसे बड़ा रबर उत्पादक कौन है? थाईलैंड है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। ओके, बट यहाँ पे क्या कह रहा है? प्राकृतिक नेचुरल रबर की बात कर रहा है, तो उसमें टॉप पे है थाईलैंड। इसमें जो है रबर उत्पादक में थाईलैंड भी है, मलेशिया भी है, इंडोनेशिया भी है, बट अगर बात की जाए प्राकृतिक रबर की तो उसमें टॉप पे है थाईलैंड। ध्यान दीजिएगा, टॉप रबर मतलब टॉप लेवल पे है नेचुरल रबर के लिए कौन? थाईलैंड। आगे बढ़िए। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश है मलेशिया। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, टीन उत्पादक सबसे ज़्यादा एशिया में किसके द्वारा किया जाता है? मलेशिया के द्वारा। मलेशिया, सोचिए, ये जल्दी न्यूज में रहता ही नहीं है, तो मलेशिया है टीन उत्पादक में सबसे अधिक एशिया में। ओके, आगे देखिए। टीन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पे है। मलेशिया के ये जो एक घाटी है, किंता किलांग घाटी, टीन खनन का प्रमुख केंद्र है। ओके, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मलेशिया है टॉप पे टीन उत्पादन में एशिया में। और अगर आपको एग्जाम में दे दे कि किंता किलांग घाटी किस देश में है, तो वो दोस्तों मलेशिया में है। ये घाटी एग्जाम में पूछ देता है बार बार, तो वो दोस्तों मलेशिया में है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि किंता किलांग घाटी किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? टीन, लोहा, डायमंड, कुछ भी दे देगा दोस्तों, कोई भी पदार्थ दे देगा। ध्यान देना है, कोई भी मटेरियल दे दे तो टीन सही होगा। केंता किलांग घाटी जो कि मलेशिया में है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। एशिया का सबसे गर्म स्थान है तीरथ जबी जो कि इजराइल में है, तथा सबसे ठंडा स्थान है ये बरखोयास्क जो कि साइबेरिया है। यहाँ पे तापमान इतना इतना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बारखोयास्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का शीत ध्रुव कौन है? बारखोयास्क कहाँ पे है? साइबेरिया में, यानी कि रूस में है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। सबसे गर्म स्थल एशिया में कौन है? तो यह तीरथ जबी जो कि इजराइल में है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, तीरथ जबी इजराइल में, मतलब एशिया का सबसे गर्म स्थान। और सबसे ठंडा बरखोयास्क कहाँ पे है? साइबेरिया में है, यानी कि रूस में है। और इसे ही कहते हैं पृथ्वी का शीत ध्रुव। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है। हम तो आपको फिगर में बताए हैं, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा सिंकोना उत्पादक देश है इंडोनेशिया। किसका उत्पादक? सिंकोना का। कौन है? इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद क्या लिखा है? बांडुंग इसका सबसे बड़ा सिंकोना उत्पादक केंद्र है। सिंकोना से कुनैन बनाई जाती है जो मलेरिया की दवा है। ओके, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको बस एक ही चीज़ देखना है, बस सिंकोना सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाया जाता है, तो वो इंडोनेशिया में, बस, और कुछ नहीं। आगे बढ़िए। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? जापान है। यानी कि जलयान मतलब जल में चलने वाला यान सबसे ज़्यादा कौन बना रहा है एशिया में? न चाइना बना रहा है, न इंडिया बना रहा है, न ऑस्ट्रेलिया बना रहा है, सॉरी, न इंडिया बना रहा है, न चाइना बना रहा है। कौन बना रहा है? जापान। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? तो जलयान सबसे ज़्यादा है कहाँ पे? जापान में। आगे बढ़िए। ओसाका जापान का वस्त्र निर्माण का प्रमुख प्रमुख केंद्र है, जिसे जापान का मैनचेस्टर यानी कि मानचेस्टर कहा जाता है। योडो नदी यहाँ के मिलों के लिए जल उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। ओके, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आने वाला है। क्या आने वाला है? एक तो आपको ये बताना है कि मतलब ये ओसाका जो है वो किस निर्माण में या फिर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है दोस्तों वस्त्र निर्माण के लिए। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा कि ओसाका किसके लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र निर्माण के लिए, पहला प्रश्न। दूसरा आ जाएगा कि ओसाका जो है वस्त्र निर्माण के लिए प्रमुख केंद्र ये किस देश में है? चाइना में, जापान में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में? तो ध्यान देना है, ओसाका कहाँ पे है? जापान में है। दूसरा प्रश्न। तीसरा आ जाएगा कि किस जगह को जापान का मानचेस्टर कहते हैं? तो बोलते हैं ओसाका को। किसको बोलते हैं? जापान का मानचेस्टर, ओसाका को। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार है। चौथा दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे कि योडो नदी किस देश में बहती है? योडो नदी किस देश में बहती है? तो वो कहाँ पे बहती है? जापान में बहती है। तो यहाँ से इस लाइन से आपका 4 क्वेश्चन तैयार हो गया। आगे ये सब छोड़ दीजिए, चलते हैं इस पे। क्या है? तुर्की की अंगोरा जाति की बकरियां विश्व प्रसिद्ध है।
जिन्हें श्रेष्ठ किस्म की मोहरे ऊन प्राप्त की जाती है। ओके, चलिए इसको आप पढ़िए। यहाँ से एक क्वेश्चन के लिए बस आप तैयार रहिए कि अंगोरा जाति कहाँ पाई जाती है, तो ये तुर्की में पाई जाती है। इसका नाम दोस्तों पहले तुर्की था, बट अब चेंज होकर के हो गया है तुर्की। ध्यान दीजिएगा, तुर्की को ही तुर्की अब कहा जाएगा। आगे चलते हैं। तुर्की की पश्चिम भूमध्य सागरीय प्रदेश में स्थित इजमिर की ये जो अफीम है ये कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ओके, तो बस आपको ये जानना है कि ये अजमेर जो एरिया है कहाँ का, ये बहुत ही फेमस है तुर्की का। ओके, चलिए अगर आपको ये मतलब एग्जाम में ऐसे भी दे देता है, एरिया का नाम दे देगा, पूछेगा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, सोना चांदी या फिर ये अफीम, कुछ भी, रेशम, तो ऐसे ध्यान देना है कि ये जो इजमेर नाम का एरिया है ये अफीम की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ओके, कहाँ पे है, तुर्की के पश्चिम साइड में है। आगे बढ़ते हैं। क्या है, आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य बेरिंग जल डमरू मध्य है, अलास्का व कमचटका प्रायद्वीप के बीच में। हमने आपको बताया है यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे है, हमने यहाँ पे एक और सागर का नाम बताया था आपको, चुक्सी सागर, तो इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। जापान का नागासाकी शहर, कहाँ का, जापान का नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। जापान लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है और ये लोग चाय का विशेष उत्सव चा नु यू मनाते हैं। ओके, अगर आपको ये पूछ दे कि क्यूशू द्वीप किस देश में है, तो वो है दोस्तों जापान में। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। दूसरा आएगा कि एशिया में सर्वाधिक चाय किस देश में पिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा जापान में। और तीसरा प्रश्न यहाँ से ये आएगा कि चा नु यू ये त्यौहार किसके द्वारा, यानी कि किस देश के द्वारा मनाया जाता है, तो जापान। ओके, क्यूशू द्वीप जापान में, चाय कहाँ पे सर्वाधिक, जापान में, चानु यू उत्सव जापान में। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। ओके, ये दोस्तों हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं जब हम पढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अपने पिछले वीडियो में, तो अगर आप कंटिन्यू हो तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है, इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा आपको। क्या, नहरों का देश कौन है, तो वो है पाकिस्तान, नहरों का देश यानी कि वहाँ पे नहर बहुत ज़्यादा है। दूसरा, नदियों का देश पूछेगा तो वो है बांग्लादेश। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, नहरों का देश पाकिस्तान, नदियों का देश बांग्लादेश। आगे बढ़िए। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। नो इम्पोर्टेंट, आगे बढ़िए। ये देखिए, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बन जाता है कि एशिया में जो स्वर्णिम त्रिभुज है उसमें कौन कौन से देश आते हैं। आपको तीन तीन देश का नाम दे देगा चार ऑप्शन में, तो आपको बस ध्यान देना है लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। कौन कौन है, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। कहाँ पे है, चलिए आपको एक बार फिगर में दिखा देते हैं। ये देखिए, ये म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ऐसे यही बात कर रहा है कि स्वर्णिम त्रिभुज। ये देखिए, म्यांमार यहाँ पे, लाओस यहाँ पे, और ये यहाँ पे है क्या, थाईलैंड। ये ट्रायंगल बन रहा है, इसको बोल रहा है स्वर्णिम त्रिभुज। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा समाप्त हुआ क्या, एशिया महाद्वीप के बारे में। ओके, इस वीडियो में हम बस कवर करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। अब हम अगला वीडियो लाएंगे, उसमें हम कवर करेंगे कौन सा, अगला महाद्वीप, जो कि होगा हमारा यूरोप। कौन सा होगा, यूरोप। कहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए, ये हम एशिया पढ़ते हुए कंप्लीट कर लिए। अब हम आएंगे अगले वीडियो में आपके पास यूरोप को लेकर के, और देखेंगे यूरोप के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा है, फैक्ट है, लाइन है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जैसा भी आपका रिव्यू हो, जो भी आपको समझ में आया हो, जो भी आपको फील हुआ हो, वो खुल करके एकदम बिल्कुल बिंदास रूप में आप कमेंट में लिख दीजिए। हम उसको पढ़ेंगे और रिप्लाई भी देंगे। ओके, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, और अपना जो टाइम टेबल बनाए हो आप उसको अच्छे से फॉलो करिए। अगर आपका टाइम टेबल 80% भी फॉलो हो रहा है तो समझ लीजिए आप बहुत बच्चों से आगे हो। 80% बस फॉलो कर लो अपने टाइम टेबल को, आप बहुत बच्चों से आगे हो। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।